नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के बीच ग्रीन टीवी की टीम कोशिश कर रहा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जो है वो आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचा सकें। और हम जो है वो हर एक राज्य के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का इंटरव्यू ले रहे हैं, साथ ही में हम कोशिश कर रहे हैं कि कृषि से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो सही समय पर आप तक पहुँचे। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी से और जानेंगे इनसे कि कृषि में क्या-क्या चीजें हो रही है, अभी किसानों को के लिए क्या-क्या काम हो रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं श्री कैलाश चौधरी जी का। सर, आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। धन्यवाद बहुत-बहुत आपको। जी, सर सबसे पहले सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो मिशन 2022 है, जिसमें किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो क्या कोविड-19 महामारी की वजह से इस मिशन में थोड़े से बदलाव आ सकते हैं? ऐसा है कि जिस तरह से ये महामारी आई है और पूरे विश्व को इस महामारी के चपेट में विश्व आ चुका है, तो ऐसे समय के अंदर मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा पहले तो, कि उन्होंने समय रहते जो निर्णय लिए और लॉकडाउन का निर्णय हुआ और जिसकी वजह से जो बीमारी आज पूरे विश्व के अंदर तबाही मचा रही है, तो आज उसके अनुपात में भारत में वो ग्राफ बहुत कम है और निश्चित रूप से आगे भी हमारे लिए चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को भी हम पार करेंगे। और ऐसे समय के अंदर जो किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए और किसानों की फसल का कटाई का समय था जी, तो ऐसे समय के अंदर कई तरह की हमारी से किसानों की समय पर फसल भी कटी, मजदूरों की छूट रखी, ट्रांसपोर्टेशन की छूट रखी, मंडियों की खुली रखने के आदेश किए और साथ ही खरीद के अंदर भी स्थापित किए और इस तरह से कि किसानों को इस लॉकडाउन के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं आए और जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि किसानों की फसल समय पे कटी और समय पर उन्होंने बेची, जिसका लाभ हुआ। और जिस तरह से 2022 का ये लक्ष्य पास कर रहे हैं कि ये लक्ष्य समय पर हम पूरेंगे और देश के किसानों की इनकम बढ़ेगी और किसान को भंडारण हो, सही उसकी व्यवस्था हो और उसके बाद में उसको मार्केटिंग की व्यवस्था हो, वो मार्केट में किस तरह से वो समय पर उसको लाभ मिले, इस और हमारी सरकार प्रयास कर रही है और नई टेक्नोलॉजी के साथ में किसानों को जोड़ा करने के लिए जिस तरह से सरकार के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि एक तो इसमें सबसे बड़ा सार्थक सिद्ध होगा हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमने जो प्रधानमंत्री 10,000 का लक्ष्य लिया है उसके द्वारा हम पूरे देश भर के अंदर एफपीओ बनेंगे तो किसान उसके साथ में जुड़ेगा और एक समूह के रूप में वो जब समूह बनाकर और एफपीओ बनाकर अपनी प्रोसेसिंग खुद करेगा अपनी फसल की और उसके बाद में पैकिंग करके और खुद रेट तय पर मार्केट के अंदर बेचेगा तो उससे किसान की इनकम बढ़ेगी और व्यापारी बोली लगाकर करते हैं। किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है तो वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रधानमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। लगभग 10,000 एफपीओ हमारे देश भर में बनने वाले हैं। अब वो समय आ चुका है कि किसान नई टेक्नोलॉजी के साथ में प्रयोग करे और उसके साथ ही किसान को व्यापारी बनने का समय आया है क्योंकि एफपीओ है उससे किसान जो ग्रुप बनाकर अपनी फसल है उसका उत्पादन करने के बाद उसकी खुद प्रोसेसिंग करेगा, खुद पैकिंग करेगा और उसके बाद में उस खुद रेट करेगा और उसके बाद में उसको एक्सपोर्ट करने की जो आइटम होंगे उनको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इसके ऊपर सरकार ने के अंदर सारा उसका बनाने के लिए जो सरकार की तरफ से भी कई लाभ देने की योजना भी हमारे इसके अंदर है। तो इस तरह से ये आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा जो डबल इनकम में बहुत बड़ा सहयोग होगा। पर हमने इसके लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर भी पैसा देना हमने प्रारंभ किया है और उसके बाद में किसानों के लिए एमएसपी को 1.5 गुना किया है
पेंशन योजना भी हमने किसानों के लिए 3,000 की पेंशन योजना भी प्रारंभ की है। तो और जीरो बजट फार्मिंग का भी इसके अंदर रखा है, और जो जैविक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं प्रारंभ की है, जिसके अंदर किसान को उसमें डायरेक्ट बेनिफिट भी मिलता है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिक जोन घोषित होंगे, और बड़े शहर हैं उन शहरों के पास में भी एफपीओ का समूह बनेगा और फल और सब्जी का संगठित संगठन होगा, और वो खुद रेट तय करेंगे। और जिस तरह से डेयरी, सरस डेयरी है, अमूल डेयरी के जो ट्रक है, या जाकर किसान के घर से जिस तरह से दूध लेके आते हैं, वैसे ही फल और सब्जी के किसान होंगे, उनके वहां पर घर जाकर उनसे फल सब्जी लाएंगे, और एक जगह आने के बाद में रेट किसान तय करेगा। तो ऐसा आने वाले समय में योजना है। इस तरह की हमने कई योजनाएं बनाई है, जिसमें किसान रथ का ऐप है, तो उससे भी किसान को ट्रक के लिए परेशानी होना पड़ेगा, कंपटीशन भी होगा। इस तरह से हमने किया प्लानिंग कि आने वाले समय में किसान को सीधा लाभ मिले, और किसान को जो इनकम बढ़ाने का लक्ष्य है तो उसको हम समय पर पूरा करें। तो निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हम समय रहते पूरा कर लेंगे। सर, आपने ऐप का जिक्र किया, तो बहुत सारे ऐप है जो कि किसानों के हित के लिए बनाया जाता है, लेकिन हमारे किसान जो कम पढ़े लिखे होते हैं या साधारण किसान जो है, वो उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए कोई उपाय है कि किसानों को ये बताया जाए कि कैसे वो उस ऐप का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं? ऐसा है कि हमने इस कोविड के समय में ही एक एपीओ लॉन्च एक ऐप लॉन्च किया, किसान रथ। इस जी। किसान रथ को सभी किसानों को डाउनलोड करना चाहिए, और ये बहुत ही सरल एपीओ, मतलब ये ऐप बनाया गया है। उसमें 8 भाषाओं के अंदर है, और लगभग आने वाले दिनों में सभी भाषाओं को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। और इसके अंदर ये सिस्टम है, ओला और उबर जो सिस्टम है वैसा इसके अंदर ऐप में सिस्टम रहेगा। इसमें किसान है, वो अगर उसको अपने खेत में ट्रक की आवश्यकता है, या उसको कोई भी मशीनरी की आवश्यकता है, या ट्रैक्टर की आवश्यकता है, तो वो किसान उस ऐप के ऊपर जाकर डिमांड करेगा। तो वहां से जो आसपास के जो ट्रक है, या उससे जुड़े हुए जो ट्रैक्टर है, या कस्टम हायरिंग सेंटर जो है जहाँ पर किसानों की मशीनरी, रोटावेटर, थ्रेसर जो होते हैं, वो सारे उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसी आवश्यकता होगी वो मांगेगा, तो उसमें उसको लिख कर भेजना का पड़ेगा कि ये अनाज है, और इस अनाज को हमारी इतनी क्वांटिटी है, और इस स्थान से उस स्थान तक ले जाना है। इतना ज्यादा कुछ नहीं लिखना, सिंपल भाषा में है। तो वो भेजेंगे, तो उसके आसपास की जितनी ट्रक है उन सबके पास मैसेज जाएगा। जी। और जब मैसेज जाएगा तो जो ट्रक ऑपरेटर है, ड्राइवर है, वो उनसे वापस रेट भर के भेजेंगे उसके पास में कि मैं इस उत्पादन को इतनी दूरी पर इस रेट के अंदर ले जाने के लिए तैयार हूँ। तो इस बीच में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में जो सबसे कम रेट होगी उस किसान वो उसको क्लिक करेगा, और उसके बाद में वो उसके पास यस हो जाएगा तो सीधा उसके साथ जुड़ जाएगा, और वो ट्रक सीधा उसके खेत में चला जाएगा। ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये ट्रेडर भी इसका उपयोग ले सकते हैं इस ऐप का। और इस ऐप के अंदर आज के दिन 8 लाख ट्रक जुड़ चुके हैं, और 2 लाख ट्रैक्टर भी जुड़े हुए हैं, और जो कस्टम हायरिंग सेंटर है देश भर के, तो वो लगभग अधिकतम इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जिससे कि ये किसानों के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ऐप लाभकारी सिद्ध होने वाला है। और इसमें जैसा कहा गया है कि कैसे इस जागरूकता आएगी, तो इसके लिए निश्चित रूप से प्रसार प्रचार की आवश्यकता है, और उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं निरंतर, और नीचे तक ये बात पहुंचेगी, और किसान इसका जब लाभ होगा तो निश्चित रूप से इसका किसान उपयोग कर रहे हैं। और अभी जैसा हमारे लगभग 50,000 से अधिक किसानों ने इसका उपयोग किया है, सॉरी मैं लगभग 5-6 हजार किसानों ने इसका उपयोग किया है, और जी। इसका अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। और सोचता हूँ कि आगे जाकर ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा होगा और किसान के लिए लाभकारी होगा। जी। सर, उसके अलावा जो है, एक तो लॉकडाउन की वजह से और दूसरी तरफ जो है वो बारिश, ओलावृष्टि इन सब की वजह से खेत में ही फसल खराब हो रहा है। और कुछ ऐसे जो है विपत्ति वो बीमा के अंदर भी नहीं आता है, जिन्होंने बीमा करवा रखा है। तो उन किसानों को राहत देने के लिए क्या उपाय कोई केंद्र सरकार ने सोचा है? ऐसा है कि किसानों के लिए जैसा कि नुकसान फसल का ओलावृष्टि की वजह से हुआ है, कई क्षेत्रों के अंदर हुआ है, तो भारत सरकार की ओर से
SDRF का फंड का जो पैसा है वो राज्य सरकार को दिया हुआ है, और राज्य सरकार वहां पर गिरदावरी रिपोर्ट करवाती है, और गिरदावरी रिपोर्ट कराने के बाद में SDRF का फंड का पैसा है उससे किसानों को मुआवजा देती है। और उसके बाद में अगर उनके पैसा वो कम पड़ जाता है, अगर अधिक नुकसान होता है, तो वो केंद्र से NDRF फंड के लिए डिमांड करते हैं। तो हमारे पास जैसी चिट्ठी आती है तो हमारा अध्ययन दल वहां जाता है, अध्ययन करके वापस आने के बाद में रिपोर्ट सबमिट कृषि मंत्रालय में करते हैं, और उसके बाद में राज्य जो गृह मंत्रालय में ये रिपोर्ट जाती है, गृह मंत्रालय NDRF का फंड का पैसा है वो स्वीकृत करता है, और जिससे किसान को लाभ मिलता है। और इस बार भी, पिछली बार जो नुकसान हुआ था तो उसका भी पैसा किसानों तक पहुंचा है, और अभी जो ओलावृष्टि के नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी जो जैसे जैसे राज्यों से हमारे पास में रिपोर्ट आ रही है तो हम उस NDRF के फंड की अगर जरूरत है तो उसको भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और जो फसल बीमा है, इंश्योरेंस कवर है, तो ऐसे किसानों को इंश्योरेंस कवर के लिए भी वो गिरदावरी रिपोर्ट वगैरह, और वहाँ इंश्योरेंस कंपनी है वो भी वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर उन पर किसान को इंश्योरेंस भी मिलता है। तो कुल मिलाकर किसान के लिए अब आपदा आती है तो उसके लिए सरकार से जो हर संभव केंद्र सरकार है वो प्रयास कर रही है, और आने वाले समय के अंदर मैं सोचता हूँ कि किसानों के लिए ये जो फसल बीमा है ये भी एक बहुत अच्छा, अभी हमने एक अचीवमेंट लिया कि पहले ये इंश्योरेंस था वो अनिवार्य किया हुआ था कि जो भी किसान अगर ऋण लेगा तो उसको अनिवार्य रूप से प्रीमियम कटवाना पड़ता है, लेकिन अब उसको हमने स्वैच्छिक कर दिया है। जब किसान चाहे तो अगर वो चाहे कि मेरा इंश्योरेंस नहीं करवाना मुझे, तो वो अपने बैंक के अंदर जाकर लिख के देते कि मैं इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहता, तो वो तुरंत वहां से उसके प्रीमियम कटना बंद हो जाएगा। और जब 2-4 साल बाद में उसकी अगर इच्छा हो कि नहीं मैं मेरी फसल का इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ, तो पुनः लिख कर दे दे कि मैं इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ इसलिए मेरा प्रीमियम काटा जाए, तो उसके बाद प्रीमियम कटना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसको भी हमने स्वैच्छिक किया है और सरकार प्रधानमंत्री नेतृत्व में कर रही है। जी सर, आपने बैंक वगैरह की जिक्र किया, तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से उन्होंने पहले से ही लोन ले रखा है, ऋण ले रखा है, वो चुका नहीं पा रहे हैं। वैसे तो 3 महीने का टाइम दिया है बहुत सारे राज्य में, लेकिन इस टाइम में वो प्रॉब्लम चल रहा है। मार्च के बजाय अगर जून में भी हो तो बहुत सारे किसान नहीं चुका पा रहे हैं, और वो लोग डिफॉल्टर की लिस्ट में तो नहीं आ जाएंगे। तो उन लोगों की समस्याओं का क्या समाधान है कुछ? ऐसा है कि किसानों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। किसानों का जो 3 में शुरू के अंदर ही जिस समय उनको जमा करवाना था तो हमने तुरंत 3 माह के लिए आगे बढ़ा दिया था, और ऐसी आवश्यकता होगी तो जिस तरह से कल भी काफी घोषणाएं हुई है, और किसानों के लिए जो और भी KCC है तो उसके लिए किसानों किसान क्रेडिट कार्ड हम लगभग 3 करोड़ किसानों को और इसके साथ जोड़ेंगे, तो किसानों को ये ऋण भी मिलेगा। और तो किसानों के लिए मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की हमेशा सोच ये रही कि किसान का हम कैसे भला करें। आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो बजट है 2024 से पहले जो बजट है आप उठाकर देखना, वो बजट कृषि के क्षेत्र के अंदर जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का था वो लगभग 25 करोड़ या 30 करोड़ से अधिक कभी नहीं हुआ। लेकिन पिछले साल जो बजट था वो एग्रीकल्चर का 1,37,000 करोड़ था, और इस बार जो कृषि का बजट था वो 1,50,000 करोड़ से अधिक। जहां पहले 5-6 साल में कृषि के लिए जो बजट होता था वो अब एक साल के अंदर बजट दिया जा रहा है। और ये जो अभी आर्थिक पैकेज की अलग से घोषणा हुई है ये एक्स्ट्रा है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि किसानों के लिए जैसे जैसे आवश्यकता होती है तो ऐसे उसके अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। और ये अभी 3 माह का जो समय बढ़ाया है तो इसके लिए अगर आवश्यकता होगी तो आगे और बढ़ाने की आवश्यकता होगी, तो किसानों को इसकी चिंता नहीं करनी है। इस विषय पर भी मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से समय समय पर एडवाइजरी जारी होती रहेगी। जी सर, कोविड-19 की वजह से जो मछली पालक है, मुर्गी पालक है और जो पशुपालक है, उन लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। तो उनको राहत मिलने के लिए या राहत देने के लिए क्या कोई योजना बनाई जा रही है? ऐसा है कि पशुपालक मंत्रालय मेरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी कल जो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज की घोषणा हुई है तो उसके अंदर ये पशुपालन विभाग के भी
कई लाभ देने की योजना की है, तो उसके अंदर भी किसानों को लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। जी। सर, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके जो अपनी भूमि नहीं होती है या फिर वो बँटवारे पे जो है या ब बटाई पर काम करते हैं, तो योजनाओं का लाभ या सब्सिडी उनको नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए क्या कोई राहत मिलने के कोई चांसेस हैं? ऐसा है कि ऐसे जो मजदूर है या जो बटाई पे काम करने वाले हैं, उनके लिए भारत सरकार ने पैकेज की जो कल घोषणा की थी, उसके अंदर भी आपको ज्ञात होगा 8 करोड़ मजदूरों को और जो ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनको जो लाभ देने का सीधा 3500 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा हुई है। और इसके अलावा भी जैसे 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देने का भी तय किया है। तो इस तरह से ऐसे जो किसान है या मजदूर है, उनको भी इसके अंदर लाभ मिलेगा। और साथ ही किसानों के लिए और भी कई तरह की घोषणाएं, नरेगा के अंदर भी मजदूरों को जो जोड़ा गया है। तो जहाँ आप देख रहे हैं कि 2.25 करोड़ किसानों को अभी नए जो है उन किसानों को इस मनरेगा से जोड़ा गया है। तो इस जी। तरह से किसानों के हित के निर्णय हुए हैं और 30,000 करोड़ रुपए जो किसानों के नाबार्ड बैंक के अंदर भी बैंक को दिए है, तो इससे भी किसानों को लाभ मिलेगा। और मजदूर हैं उनके लिए भी कई इस जो अभी घोषणा हुई उसके अंदर निश्चित रूप से इसका लाभ मिलने वाला है। जी। सर, उसके अलावा जो है वो अगर हम 6 महीने पहले की बात करें तो प्याज के दाम जो है वो बहुत ज़्यादा थे और अभी अगर हम बात करें तो प्याज के दाम में भारी गिरावट आ गई है। तो नेफेड जैसी संस्थाएँ जो है वो क्या किसानों से सही दाम पर प्याज खरीदेंगी? ऐसा है कि नेफेड जो है वो हमारी संस्था समय समय पर जैसी आवश्यकता होती है तो उसके अनुसार प्याज है या अन्य अनाज है उसकी खरीद करता है। और आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से किसानों की ये खरीद करने की आवश्यकता होगी तो खरीद करेंगे। और किसान को ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो रेट है वो सही मिले। अब समस्या ये आती है कि कई बार दाम बढ़ जाते हैं तो समस्या खड़ी हो जाती है, कई बार कम हो जाते हैं तो समस्या खड़ी हो जाती है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि किसान को लाभ मिले, इसी में भारत सरकार हमेशा सोचती रहती है। तो किसानों को कोई इस विषय पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। जी। सर, इस लॉकडाउन में जो है बहुत सारे जो पेरिशेबल आइटम है, फल, सब्जियाँ और फूलों की, खासकर फूलों की अगर जो खेती कर रहे हैं किसान, उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है कि खासकर जो चीज़ें जो है वो देश के बाहर जाता था, उन लोगों को बहुत ज़्यादा। तो अभी माल देश से बाहर जाना बंद हो गया है, तो क्या संभावनाएँ हैं कि कब नहीं, से जो इसमें है मैं आपको कहूँगा कि कुछ फल ऐसे हैं, ऐसा है कि अभी इस कोविड के समय में भी फल और सब्जी है, जो फल जो एक्सपोर्ट होने की क्वालिटी है, जो एक्सपोर्ट होते हैं तो वो एक्सपोर्ट हुए हैं। और कई फल तो ऐसे हैं जो पिछली साल की बनिस्बत डबल हुए हैं। और अभी भी मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस समय कृषि के अंदर ऐसा कोई, मैं सोच रहा हूँ कि काम बंद नहीं हुआ लॉकडाउन के दौरान। दूसरे सारे मंत्रालय कहो चाहे सारे विभाग कहो बंद थे, लेकिन एग्रीकल्चर के सेक्टर और स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय लगातार काम कर रहे थे और जिसकी वजह से किसानों को समय पर लाभ हुआ है। तो ये जो एक्सपोर्ट की बात है तो इसके लिए भी हमारे विभाग के द्वारा जब भी कोई किसान की ऐसी समस्या आती है या हमारे मिनिस्टर के साथ, राज्य के मंत्रियों के साथ भी कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसके अंदर भी हमारे को जैसे जैसे ऐसी समस्याएं सामने आती है तो उसका हम विभाग के द्वारा उसकी समस्या का समाधान करवाते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर इस विषय पर भी आपने कहा है तो निश्चित रूप से प्रयास जारी है और आगे किसानों को इस एक्सपोर्ट के अंदर भी कमी नहीं आने देंगे और निश्चित रूप से किसानों को आने वाले समय इसका लाभ मिलने वाला है। जी। सर, अभी लॉकडाउन में जो है वो कैश फ्लो जो है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से जो है वो किसानों को कुछ सामान खरीदना है, बीज वगैरह,
तो उनके पास वो कैश नहीं है। तो क्या जो है वो, और किसान ये भी चाहते हैं, हमारी बातें हुई किसानों से तो वो ये भी चाहते हैं कि जो उनको 6,000 रुपए किस्त, तो 3 किस्त में मिलता है, वो उन्हें एक साथ मिल जाए, जिससे कि वो अभी फर्टिलाइजर्स, बीज वो सब खरीद पाए। तो क्या उस पे कुछ पॉसिबल है, हो सकता है? देखिए कि जो प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ये योजना प्रारंभ की, किसान सम्मान निधि योजना, जी। और जिसमें 6,000 रुपए किसान को मिलते हैं साल के अंदर, और 2,000 रुपए हर 3 महीने में मिलते हैं। तो इस बार जो हमने फरवरी के अंदर किसानों को किस्त जारी की थी, जो एक किस्त, और दूसरी किस्त इस कोविड के अंदर हमने तुरंत जारी कर दी, यानी कि 2 महीने के अंदर 4,000 रुपए मिल गए। जो उनको 4 महीने बाद में मिलनी थी, वो किस्त हमने एडवांस में दे दी। तो 1-2 महीने के अंदर 4,000 रुपए किसानों को मिले हैं। तो ये किसानों के लिए एक सहयोग के रूप में, अगर वो खाद, बीज या जो भी लाना चाहे, तो उसके लिए इस कोविड के समय में उपयोगी सिद्ध हुए। और मेरी खुद की कई किसानों से बात हुई, किसान संघों से बात हुई, और किसान हमारे मोर्चे के कार्यकर्ताओं से भी बात हुई। किसानों से मैंने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी देश भर में कई प्रदेशों के अंदर मेरी बात हुई है, वीडियो से भी हुई है। तो उन किसानों ने ये बात जरूर कही है कि वास्तव में समय पर प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, और हमारे ये जो 4,000 रुपए हमें मिले, ये वास्तव में ऐसे समय में मिले कि जिस समय हमें सबसे ज्यादा सख्त आवश्यकता थी। तो हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देते हैं। तो ऐसे भी समाचार हमारे को जगह और प्रदेशों से मिले। जी, सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप राजस्थान से हैं, और अभी जो है वो राजस्थान के किसान एक टिड्डी नाम के जो है वो कीड़ा से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो क्या उस कीड़े का समाधान जो है वो कुछ लाया गया है, या क्या हो रहा है उस पे काम, कि खरीफ में जो है वो किसानों को इसकी प्रॉब्लम से ना झेलना पड़े? ऐसा है कि ये टिड्डी है, ये अफ्रीका और उधर से आती है, ईरान, इराक, पाकिस्तान के होते हुए अपने हिंदुस्तान के अंदर आती है। और बहुत अभी पिछले साल भी ये टिड्डी आई थी, और उस समय भी किसानों को काफी नुकसान हुआ था। जी। और अभी भी हमारे एफपीओ की रिपोर्ट के अनुसार पीछे से पाकिस्तान के अंदर भी ब्रीडिंग हुई है, और अन्य जो ईरान है वहां पे भी है। तो ये जगह जगह से जो टिड्डी है, तो वो राजस्थान के रास्ते भारत के अंदर प्रवेश करने जा किया भी है। और इसके अगले आने वाले समय के अंदर भी और भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये पीछे जिस तरह से टिड्डी है, तो आने वाले समय में और टिड्डी आ सकती है। तो इसके लिए हमारे विभाग के द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, और वहां पर अधिकारियों को भी हमने डेपुटेट कर दिया है, और कर्मचारी जो हिंदुस्तान के सारे जो टिड्डी विभाग के कर्मचारी हैं, उन सबको वहां पर लगा दिया है। और हमारे पास जितने भी संसाधन है टिड्डी को मारने के लिए, वो वहां पर भेज दिए हैं। और साथ ही हमने वहां पर जो पेस्टिसाइड है, वो भी पूरी तरह से व्यवस्था कर दी है कि अगले आने वाले 3 महीने तक वहां पर अगर टिड्डी लगातार आती है, तो भी वो पेस्टिसाइड कम नहीं होगा। लगभग 3 लाख लीटर हमने वहां पर व्यवस्था करवाई है। तो इस तरह से वहां पर व्यवस्था की है। और साथ ही हमने आने वाले समय के अंदर एक तो हमने ये टेंडर भी करवाया है कि ड्रोन से हम छिड़काव करें उसके ऊपर, और उसके बाद में हेलीकॉप्टर से भी हम इसके छिड़काव की प्लानिंग की है। और हमने मशीन के आदेश भी दिए हैं। यूके की एक कंपनी है जिसको हमने आदेश किए हैं। लगभग 5 हेलीकॉप्टर मशीनें हैं, और बाकी 60 ऐसे जो मशीनें और नई आदेश दिए हैं यूके की कंपनी को। और ताकि ये अगर अभी तक ये हमारी आ जाती, हमें पूरा विश्वास था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से वो वहां पर भी कंपनी बंद रही, जिसकी वजह से ये देरी भी हो गई। और इस बार जो लॉकडाउन आनी थी, वो भी 1 महीना देरी से आनी थी, जिस तरह से हमें सूचना मिली थी। लेकिन जिस तरह से हवा और आंधियां चली, और उसकी वजह से ये वहां से उड़ के और 1 महीना एडवांस में यहाँ पर आ गई। तो इसकी वजह से थोड़ी समस्या आई है, लेकिन हमने आने वाले समय के अंदर वहां पर ट्रैक्टर हायर करेंगे स्प्रे करने के लिए। कम से कम तो भी 500-700 ऐसे ट्रैक्टरों की व्यवस्था कर देंगे, तो जिससे कि एक बार हम जैसे ही भारत की सीमा के अंदर आए और वो अधिक दूरी तक नहीं आए, तो उसके प्रयास करेंगे
लेकिन पिछली बार की टीडी की बनिस्बत इस बार की टीडी है वो पिछली बार तो बॉर्डर के ऊपर आकर वो रुक जाती थी और उसके बाद में, लेकिन इस बार टीडी वो एक साथ हवा के अंदर गति से आती है और लगभग 100 से 200 किलोमीटर एक ही दिन में चली जाती है। तो पाकिस्तान की सीमा की ओर से आती है तो उस समय पाकिस्तान हमें सूचना नहीं देता है। पाकिस्तान इस विषय पर बिल्कुल ही हमें कि टीडी कब वहां से निकली, कैसे, उसकी सूचना नहीं दे रहा। ये हमें एफपीओ से जो जानकारी मिलती है कि कहाँ उनके पॉइंट है जहां से उड़ने वाली है, तो वो रिपोर्ट हमारे पास होती है, लेकिन पाकिस्तान इसमें सहयोग नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी समस्या आ रही है। लेकिन हमारे बॉर्डर के ऊपर जो बीएसएफ के जवान है उनको हमने कह रखा है कि जैसे ही बॉर्डर के ऊपर आती है तो वो भी हमें सूचना करते हैं, किसान भी सूचना करते, और इसका समाधान तो किया जा रहा है। और साथ ही पिछली बार जो किसानों का नुकसान हुआ था तो उसका भी हमने किसानों को मुआवजा दिया है, और जो ट्रैक्टर हायर किए थे पिछले साल तो उनके भी डीजल और उसका भी पैसा है, तो वो भी पैसा हमने किसानों के लिए जारी कर दिया। आगे भी अगर किसानों को नुकसान होगा टीडी की वजह से तो उस जैसा नुकसान होगा तो जो राज्य सरकार गिरदावरी रिपोर्ट करके हमारे पास भेजेगी तो उसके अनुसार किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। तो लेकिन ये एक आपदा है, अभी एक तरफ कोविड से हम जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ ये लोकस्ट है जो आने वाले समय के अंदर किसानों के लिए भी एक आपदा का कारण बन सकता है। तो इसकी भी हमारी भारत सरकार की ओर से निरंतर हम मीटिंग कर रहे हैं, एफपीओ के साथ भी मीटिंग होती है, हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ भी डेली मॉनिटरिंग होती है, और जो अन्य देश है जिनके वहां से आती है तो हमारे हर सोमवार को हम मीटिंग करके और वहां से रिपोर्ट लेते हैं। तो ऐसी हमारी कार्रवाई चल रही है। और रही बात, इसमें राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो खेत के अंदर जो होती है उसको मारने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। उनको पेस्टिसाइड देना किसानों को राज्य सरकार को देना होता है, और जहां फसल बोई नहीं है वहां पर भारत सरकार के कर्मचारी होते हैं, वो पेस्टिसाइड डालते हैं, क्योंकि वो पेस्टिसाइड बहुत जहरीला होता है और उसको टच होते ही वो टीडी मर जाती है, तो उसको फसल के ऊपर नहीं डाल सकते। तो फसल के तो इसलिए जो जहाँ फसल बोई हुई है वहां पर राज्य सरकार का ये काम होता है, और जहाँ फसल नहीं बोई है वहां पर भारत सरकार इस काम को अंजाम देती है। तो प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल राजस्थान सरकार की ओर से इतना सहयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि सहयोग मिलेगा, और जिसकी वजह से समय पर हम जैसे ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करें तो उस समय पूरी तैयारी कर रहे हैं, और हमारी मॉनिटरिंग भी निरंतर जारी है। जी सर, राजस्थान के किसान जानना चाहते हैं कि आप कब दौरे पे जा रहे हैं इस टिड्डी के राजस्थान में? ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के लिए कहा था कि ये लॉकडाउन का पालन देश के आम आदमी को भी करना है और भारत के प्रधानमंत्री को भी करना है। तो इसलिए लॉकडाउन के अंदर हमें सोशल डिस्टेंस का ध्यान भी रखना है, और इसलिए मैं दिल्ली में हूँ और निरंतर मेरे क्षेत्र के लोगों के संपर्क में हूँ, और जो बाहर भी प्रवासी है तो उनसे भी फोन आते हैं, उससे भी संपर्क में हूँ, और कृषि मंत्रालय के जो सभी राज्य हैं उनसे भी मैं राज्यों से हमारे किसान संघ और किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं से भी निरंतर वहां से समस्या आती है उनको भी सुनता हूँ, और उसके बाद समाधान करने का प्रयास करते हैं। और अभी लॉकडाउन जैसे ही हटेगा तो उसके बाद में मैं क्षेत्र में जाऊंगा और उनसे सबसे मिलना होगा, और वहाँ की जो समस्या है तो उनको निरंतर मैं वैसे ही रोज संपर्क में रहता हूँ, और उस वहाँ के अधिकारियों के साथ में भी संपर्क में रहता हूँ ताकि उनकी समस्याओं का समाधान भी हो। और भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए भी देश भर के अंदर नई नई जो एडवाइजरी जारी करना या योजनाएं लागू करना, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो इस कोरोना के समय के अंदर मैं मानता हूँ कि ये संकट की घड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सबको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में आगे बढ़ना है, और प्रधानमंत्री जी का जो हमें जो साफ सुथरी नियम बताए उनके ऊपर अपने को काम करते हुए सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है, और हमें सैनिटाइज, हाथ धोना, ये सारी चीजें आने वाले समय के अंदर अपने को निरंतर जारी रखनी है, जिससे कि इस महामारी से हम निजात पा सके। तो ये मेरा सबसे ये आग्रह भी रहेगा, और आपको भी यही मेरे को कहना था। जी सर, उसके अलावा अगर किसान भाई को कोई सवाल है ये इंटरव्यू देखने के बाद तो वो हमसे अगर पूछेंगे तो हम जानना चाहते हैं, आप फिर से हमारे साथ जुड़ के उन सवालों के जवाब देना पसंद करेंगे? ऐसा है कि मैं स्वयं किसान हूँ
और खुद खेती करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किसान का क्या दर्द है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर निरंतर काम कर रहा हूँ। और इसके साथ ही अगर किसानों की कोई भी बात हो, कभी भी अगर आपसे कोई किसान अगर बात करता है कि ये समस्या उसका क्या समाधान है, तो ये किसान का बेटा हर समय उनके साथ खड़ा है। और आप जब भी हमें याद करेंगे अगर किसानों के विषय को लेकर, तो आप का स्वागत है और जो भी आपके सवाल होंगे उसका जवाब देंगे। आपको ग्रीन भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ग्रीन टीवी के जरिए आप किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो इस समय यही कहना है कि हमें जो अपनी फसल है वो कट चुकी है। और मेरा ये कि है कि एक किसान की जो परिभाषा है, वो किसान, एक तो किसान को कहते हैं कि किसान बेचारा, किसान गरीब, इस परिभाषा को अब खत्म करना है। क्योंकि किसान जो होता है उसके बारे में इस तरह से कहा जाता है कि किसान किसान की कोई अगर कहानी भी लिखी जाती है तो उसमें भी लिखा जाता है कि गांव में एक अमीर किसान रहता था। हमेशा ऋण लेना, कई सरकारें भी आती है कहती है कि किसानों का ऋण माफ होना चाहिए, और फिर कोई सरकार करती भी है, फिर कोई सरकार फिर आती है, फिर कहती है हम कर्ज माफ करेंगे, फिर किसान कर्जदार होता है, फिर कर्जा माफ होता है, फिर कर्जदार होता है। तो जीवन भर क्या किसान कर्जदार होने के लिए पैदा हुआ है? प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे किसान को इतना मजबूत करना है कि आने वाले समय में किसान कर्ज लेने वाला नहीं, किसान कर्ज देने वाला बने। तो इसके लिए किसानों को स्वयं को मेहनत करनी होगी और भारत सरकार की जो योजना है उनको अपने खेत के अंदर लागू करें। और जो मैंने एफपीओ की बात की है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ आप जुड़े, एफपीओ बनाएं और समूह बनाकर अपने उत्पादन को तैयार करके और बेचें, एक्सपोर्ट करें, और जरूरत पड़े तो जहां अच्छी रेट मिले वहां पर बेचें, जिससे उसकी पैकिंग करें, उसकी रेट स्वयं तय करें। मैं तो यही कहता हूँ कि किसान को अब वो समय आया है कि किसान को अपनी रेट स्वयं तय करे। और साथ ही मैं तो इस समय कोरोना के समय में यही कहूंगा कि सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें। अपने खेत के अंदर काम करें तो भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान हो, घर में हो, बाहर कहीं भी जाएं तो सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। और जो अपना फेस कवर है उसको भी पहनना है, और सैनिटाइज, हाथ धोना, ये सारे अपने को अपने जीवन का हिस्सा बने। अपने को भी बचाए, अपने परिवार को बचाए और अपने आसपास के लोगों को भी इस कोविड से हमें बचाना है। तो ये मेरा सभी किसानों से आग्रह रहेगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जी, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने बात किया भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी से, जिन्होंने हमें बताया कि किन किन चीजों का ख्याल रखना है किसानों को। साथ ही में अगर आप खेत पे जाते हैं या तो मास्क या फिर गमछे का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है सर से तो आप हमें कमेंट के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजें। हम कोशिश करेंगे कि सर फिर से हमारे साथ जुड़े और आपके सवालों का जवाब दे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।